हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम तीन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा। एक रहेगा डेंसिटी ऑफ गैस कैसे निकालेंगे, दूसरा रहेगा वेपर डेंसिटी ऑफ गैस होता क्या है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और तीसरी चीज, अगर हमारे पास किसी कंपाउंड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है तो कंपाउंड के अंदर किसी भी एक एटम या किसी भी मॉलिक्यूल के कितने नंबर ऑफ मोल है, कितने मास है, इनके कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये तीन कंसेप्ट के बारे में आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। अभी तक के लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, नंबर ऑफ मोल निकालना सीख लिया है, बट सिर्फ मॉलिक्यूल के नहीं, साथ में एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके भी नंबर ऑफ मोल निकालना सीख लिया है। और आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी से। क्या चीज है वो? डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है बेटा किसको बोलते हैं हम? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी। लेकिन कई बार हमारे पास गैसेस के लिए डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए आता है, तो गैसेस के लिए हमने जो इक्वेशन पढ़ रखी थी, कौन सी? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसी वाले फॉर्मूले को हम यूज करेंगे डेंसिटी ऑफ गैस निकालने के लिए। कैसे देखना, ये हो गया प्रेशर, ये हो गया वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल को हम क्या लिख सकते हैं? गैस का मास डिवाइडेड बाई उसका क्या हो जाएगा बेटा? मोलार मास। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? आर टी। लेकिन हमें क्या चाहिए? डेंसिटी चाहिए। डेंसिटी के लिए हमें क्या चाहिए? मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा मास, और ये मैं वॉल्यूम को इधर ट्रांसफर कर दूं तो वो हो जाएगा क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम ही क्या कहलाएगा? डेंसिटी। वॉल्यूम को मैं इधर ले गया हूं तो आर टी, और मोलार मास को हम इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा क्या? प्रेशर इंटू मोलार मास डिवाइडेड बाई ये आर टी आ जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी का यहां पर गैसेस के लिए एक फॉर्मूला निकल कर आ गया। क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ गैस, ये हो जाएगा पी। मोलार मास को ही कई बार कैपिटल एम लिखा हुआ रहता है, हम जनरली मोलार मास एम एम करके लिख रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जो कैपिटल एम है ये यूजुअली मोलैरिटी के लिए यूज होता है, जो आगे जाके हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत सारी जगह पर आपको फॉर्मूले में कैपिटल एम ही लिखा हुआ मिलेगा मोलार मास के लिए भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी एम बाई आर टी। ठीक है, तो मैं ऐसा फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि कई बार हो सकता है आपको इसी टर्म्स में फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है, बट ध्यान में रखना है यहाँ जो कैपिटल एम है वो क्या है बेटा? मोलार मास। आपको पता ही है कि पी टी आर क्या है? पी है प्रेशर, टी है टेम्परेचर, लेकिन कौन से? कैल्विन वाली वैल्यूज में। और आर क्या रहेगा? ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है उसकी यूनिट क्या है। ठीक है, तो अगर हमें कहीं भी गैस की अगर डेंसिटी निकालना है तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना बेटा ये पीएम बाई आरटी वाला फॉर्मूला सॉलिड और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, केवल और केवल गैस के लिए है। क्लियर हुआ? एक एग्जांपल ट्राई करते हैं कैसे हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां देखना, डेंसिटी ऑफ N2 गैस एट 273 केल्विन एंड 5 atm प्रेशर। ठीक, ये कंडीशन पर हमें डेंसिटी निकालना है, तो क्या करेंगे? डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीएम बाई आर टी। अब यहाँ जब पीएम बाई आर टी है, केवल वैल्यूज पुटअप करने की जरूरत है। प्रेशर जो है, प्रेशर कितना है? 5 atm है। मोलार मास कितना हो जाएगा? N2 का मोलार मास हो जाएगा ये 28 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 0.0821। क्यों? क्योंकि एटीएम और जो जो एटीएम है वो प्रेशर की यूनिट है, तो एटीएम लीटर में क्या होता है? 0.0821। और ये जो टेम्परेचर है ये कितना है? 273। आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? इसको हमने बार बार पढ़ा हुआ है। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ही क्या आता था? वो 22.4 आता था। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 22.4। 5 इंटू 28 ये कितना हो जाएगा? 140। हम इसको 14, ये डेसिमल हटा के मैं 1400 कर सकता हूँ उसे, और ये हो जाएगा 224। इसको कैंसल आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 8 से कैंसल आउट कर सकते हैं, 8 दूनी 16 और 64। ठीक है, इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, 7 56 और 8 5 40। ठीक, इसके बाद दूसरा तरीका 14 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 12.5, और 12.5 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? 6.25। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? यूनिट का ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो मास लिया था वो तो ग्राम में था। जब आर की वैल्यू रखते हैं 0.0821 तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ग्राम पर लीटर। यूनिट का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से जो निकल कर आएगा यूनिट वो हो जाएगा ग्राम पर लीटर। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए, डेंसिटी ऑफ गैस आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, यहीं पर एक चीज ध्यान रखना, कई बार वो क्या बोल देता है, वर्ड यूज करता है डेंसर। अगर कोई गैस ए है वो उसका वो क्या है? 2 टाइम्स डेंसर है गैस बी से, इसका मतलब यह है कि उसकी डेंसिटी 2 गुना ज्यादा है। क्लियर है?
उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, 2 गुना ज़्यादा हो जाएगी अगर वो 2 टाइम्स डेंसर लिखा हुआ है तो। क्लियर हुआ बेटा? तो डेंसिटी समझ में आ गया होगा आपको कैसे निकालना है गैस का। अब एक दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। वो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, वेपर डेंसिटी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, दूसरी है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होता है, ये एक्चुअल में होता है डेंसिटी ऑफ गैस, ये होता है डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर सिर्फ वेपर डेंसिटी टर्म लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस उसकी डेंसिटी कितनी थी, इसे हम क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। तो एक्चुअल में वेपर डेंसिटी रेशो है दो चीजों की डेंसिटी का। ठीक है, वेपर डेंसिटी हम क्या बोल सकते हैं, क्या है, ये रेशो है किसका, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा होगा ये डेंसिटी, इसी को क्या बोलते हैं हम, वेपर डेंसिटी। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए क्या करें, फॉर्मूला रख देते हैं जो हमने पढ़ रखा है। डेंसिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा, P, ये हो जाएगा मोलार मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई RT। ठीक है, वहीं पर नीचे हाइड्रोजन गैस के लिए क्या कर देंगे, प्रेशर इंटू मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई RT। ठीक है, अब जब हम इसकी डेंसिटी को दूसरे हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से कंपेयर कर रहे हैं तो कंडीशन क्या है कि यहां पर जो प्रेशर और टेम्परेचर है ये क्या रहेगा बेटा, सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे इस रेशो को। तो ये क्या दिखेगा आपको, ये RT से RT कट जाएगा और ये P से P कट जाएगा। तो एक्चुअल में सिर्फ क्या बचेगा, वेपर डेंसिटी किसके बराबर बचेगा, मोलार मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मोलार मास ऑफ H2 गैस। और मोलार मास ऑफ H2 गैस तो आपको पता है, तो ये हो जाएगा क्या, मोलार मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो एक्चुअल में बहुत सारे क्वेश्चन में हमें जहां पर मोलार मास की जरूरत पड़ती है, ऐसे वाले क्वेश्चन में हमें मोलार मास ना देकर वो क्वेश्चन में हमें दे देता है वेपर डेंसिटी। तो आपको बस पता रहना है ये कि वेपर डेंसिटी क्या होती है, जो मोलार मास ऑफ गैस होता है उसका डिवाइड बाई 2। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी दे रखी है तो मोलार मास आप कैसे निकालोगे, जो भी वेपर डेंसिटी दे रखी है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से। क्लियर है, तो इससे वेपर डेंसिटी निकल कर आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, उस वाली प्रॉपर्टी में क्या था, जो फाइनल जो हमारा फॉर्मूला था वो PM/RT था, वो प्रेशर पर भी डिपेंड कर रहा था, टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा था। लेकिन यहां पर दिख रहा होगा कि हमारा जो फाइनल फॉर्मूला निकल कर आया वेपर डेंसिटी का, ठीक है, ये क्या है, मोलार मास बाई 2 है। तो इसी फॉर्मूले को हम ज्यादा यूज किया करेंगे। इतना समझ में आया बेटा? कहने का मतलब क्या है, अगर हमें क्वेश्चन में पूछता है कि वेपर डेंसिटी ऑक्सीजन गैस की कितनी है, O2 गैस के लिए वेपर डेंसिटी क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसका मोलार मास डिवाइड बाई 2। इसका मोलार मास कितना होता है, 32/2, ये कितना हो जाएगा, 16। लेकिन ध्यान में रखना है कि वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये दो सेम चीजों का रेशो है, डेंसिटी और डेंसिटी का। तो डेंसिटी की दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो वेपर डेंसिटी ऑफ O2 गैस है ये यूनिटलेस रहेगा। ठीक है, वैसे ही अगर कल को हमें पूछ लेता है कि वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 22, देन इसका मोलार मास। तो अगर इसका मोलार मास हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दे रखी है उसे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22 इंटू 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 44। तो ये एक्चुअल में हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। यूजुअली हम मोलार मास सिर्फ 44 ग्राम करके लिख देते हैं, पर मोल कहने का मतलब यह है कि 1 मोल का उतना मास है। ठीक है, तो इसका मोलार मास हो जाएगा 44 ग्राम। ठीक, कई बार ऐसा ही क्वेश्चन देकर हमें कई बार पूछ लेता है क्या कि 44 ग्राम मोलार मास है, तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी प्रेजेंट। तो 4 अलग अलग ऑप्शंस दे देंगे, जिसका मोलार मास 44 के साथ मैच करेगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बेटा? ठीक, तो दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। जो हमने डेंसिटी ऑफ गैस निकाला वो क्या था, PM/RT, और जो वेपर डेंसिटी निकाला वो क्या था, मोलार मास बाई 2। कई बार यहां पर एक और टर्मिनोलॉजी यूज करता है, उसको ध्यान देना। हमें बोलता है गैस A इज, ठीक है, गैस A हैव वेपर डेंसिटी इक्वल टू 2 if वेपर डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 1। ठीक है, और आगे हमें क्या बोल देगा, देन फाइंड
मोलार मास ऑफ ए। इस तरीके का कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, वेपर डेंसिटी 2 है, लेकिन क्या बोला है, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ N2 गैस उसकी वैल्यू 1 है तो, मतलब ये जो वेपर डेंसिटी 2 है ये विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस नहीं है, ये विद रिस्पेक्ट टू N2 गैस है। समझ में आया? इसका मतलब क्या है, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ N2 गैस इज 1, इसका मतलब है कि ये जो वेपर डेंसिटी दे रखा है, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस A इक्वल टू 2, ये कब आएगा, क्योंकि वेपर डेंसिटी ऑफ N2 गैस 1 दे रखा है, इसका मतलब है वेपर डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाई वेपर डेंसिटी ऑफ N2 गैस की एक्चुअल में वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। समझ में आया? ठीक है, वैसे ही यहां देखना, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा, मोलार मास ऑफ गैस डिवाइड बाई 2, और वेपर डेंसिटी ऑफ N2 गैस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोलार मास ऑफ N2 गैस डिवाइड बाई 2, 2 और 2 कट जाएंगे, इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में मोलार मास ऑफ गैस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, विल बी 2 टाइम्स ऑफ मोलार मास ऑफ N2, और मोलार मास ऑफ N2 गैस क्या होता है बेटा, ये होता है 28, तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56 ग्राम। समझ में आया? अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया क्लियर हुआ क्या बेटा? यहां पर क्या दिया है कि वेपर डेंसिटी 2 है, लेकिन कब, जब वेपर डेंसिटी ऑफ N2 गैस 1 है, तो ये उसकी एक्चुअल वेपर डेंसिटी नहीं बोल रहा है, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू N2 गैस 2 है, उसका मतलब ये है। और जितने टाइम वेपर डेंसिटी होगा उस गैस का मोलार मास भी उतने ही टाइम होगा। ठीक है, अगर ये N2 से 2 गुना इसकी वेपर डेंसिटी है तो उसका मोलार मास भी 2 गुना होगा। मतलब अगर कोई गैस है, ठीक है, अगर मोलार मास उसका 4 गुना है, गैस जैसे 2 गैस है, गैस ए है और गैस बी है, अगर गैस बी की वेपर डेंसिटी ए से 4 गुना है तो उसका मोलार मास भी 4 गुना होगा। ठीक है, अगर उसका वेपर डेंसिटी 5 गुना है तो उसका मोलार मास भी ए के कंपैरिजन में 5 गुना होगा। क्लियर हुआ? ठीक, तो यहां हमने क्या सीखा कि जितने टाइम वेपर डेंसिटी होगा किसी गैस का उतने ही टाइम मोलार मास भी होगा। क्लियर हुआ? कहने का मतलब क्या है, एक रूल लिख सकते हैं यहां पर, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस बी इज इक्वल टू इफ n टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ए। अगर ऐसी कोई कंडीशन दे रखी है देन इसका मतलब क्या है, मोलार मास ऑफ बी विल बी ऑल्सो n टाइम्स ऑफ मोलार मास ऑफ गैस ए। क्लियर हुआ बेटा? ये कई बार जल्दी से आंसर निकालने के लिए कई बार हमें यूज करना पड़ सकता है इसको। ठीक, सबसे लास्ट डेंसिटी और वेपर डेंसिटी से रिलेटेड एक चीज है क्या, फैक्टर्स, कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डेंसिटी और वेपर डेंसिटी को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, स्पेशली कौन सा, प्रेशर और टेम्परेचर। तो हमने डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, PM/RT, जबकि वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलार मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 2। इसमें कोई प्रेशर और टेम्परेचर वाला टर्म है क्या, नहीं। ठीक है, तो यहां होगा क्या, जब हम डेंसिटी बोलेंगे तो डेंसिटी बोलेंगे इसका मतलब अलग चीज है, वेपर डेंसिटी बोलेंगे तो अलग चीज है। ये यूनिटलेस होता है, उसकी यूनिट होती है। ठीक है, दूसरी चीज, ये प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, जैसे यहां दिख रहा होगा डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, और क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर है। मतलब जब प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, बट जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वेपर डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो वेपर डेंसिटी है विल नॉट डिपेंड अपॉन, डू नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, कौन करेगी, डेंसिटी। क्लियर हुआ क्या बेटा? तो अभी तक हमने ये जो दो प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, डेंसिटी और वेपर डेंसिटी, इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे पहले, उसके बाद फिर तीसरे कंसेप्ट पर जाएंगे जिसमें किसी कंपाउंड के अंदर के किसी एलिमेंट का मास या किसी मॉलिक्यूल का मास जो निकालना रहता है उसके कैलकुलेशन करना सीखेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, ये है 1 लीटर ऑफ अ गैस इज ट्वाइस एज हैवी एज 1 लीटर ऑफ मीथेन। एज हैवी बोलने का मतलब क्या है, उसकी डेंसिटी उससे कितने गुना ज्यादा है। ठीक है, मतलब ये ट्वाइस एज हैवी, ये जो लिख रहा है इसका मतलब क्या है कि ये जो गैस है, ये गैस का जब 1 लीटर ले रहे हैं
तो इसकी जो डेंसिटी है ये क्या है, 2 टाइम्स है, उसका कहने का मतलब है 2 टाइम्स है किससे, एज 1 लीटर ऑफ मीथेन, एज 1 लीटर ऑफ मीथेन, इसकी डेंसिटी क्या है, 2 टाइम्स ज्यादा है, अंडर द सेम कंडीशंस द गैस इज। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मीथेन वाली गैस से इसकी डेंसिटी 2 टाइम्स ज्यादा है सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर, तो इसका मोलार मास भी 2 टाइम्स ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मोलार मास है, और प्रेशर और टेम्परेचर तो क्या है, सेम। प्रेशर और टेम्परेचर अगर सेम है तो जितने गुना डेंसिटी होगा उतना ही गुना क्या होगा, मोलार मास भी होगा। तो मीथेन का मोलार मास कितना होता है, 16 ग्राम। तो अगर जो अननोन जो गैस है अगर उससे 2 गुना ज्यादा भारी है, 2 गुना ज्यादा उसकी डेंसिटी है, तो उसका मोलार मास भी 2 गुना ज्यादा होगा। मतलब यहां से क्या निकल कर आ जाएगा कि मोलार मास ऑफ गैस एक्चुअल में कितना रहा होगा, 32 ग्राम। अब यहां चेक कर लेना आपको किसका जो मोलार मास है वो 32 ग्राम है। क्लियर हो गया होगा बेटा, क्लियर हुआ क्या। वैसे हम इसको इक्वेशन से भी सॉल्व करके निकाल सकते थे, लेकिन मैं डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना है ये बता रहा हूं। ठीक है, डेंसिटी अगर 2 गुना ज्यादा है तो उसका मोलार मास भी 2 गुना ज्यादा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द हाईएस्ट डेंसिटी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन कहने का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब सेम प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन है। तो ऐसे केस में जो डेंसिटी हो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलार मास के। जिसका मोलार मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा इसमें मोलार मास किसका होगा बेटा, ठीक है, इसका जो मोलार मास है ये आएगा 30, इसका जो मोलार मास है ये आ जाएगा 44। ठीक है, वहीं पर ये जो N2 है इसका मोलार मास भी कितना आएगा, ये भी आएगा 44, जबकि ये जो SO2 है इसका मोलार मास कितना आएगा बेटा, 64 ग्राम। तो सबसे ज्यादा जिसका मोलार मास होगा उसी की डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस इज 64, इट्स डेंसिटी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर कितना रहा होगा 273 केल्विन, और जबकि प्रेशर कितना रहा होगा, प्रेशर रहा होगा 1 एटीएम। ठीक, तो इस वाली कंडीशन पर एक्चुअल में 1 बार रहता है, वैसे तो यहां क्या होता है, ये एक्चुअल में 1 बार होता है, बट इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम क्या मान सकते हैं, 1 एटीएम मान सकते हैं। क्लियर है, दोनों की वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस होता है वैसे तो, बट हम एसटीपी एनटीपी सेम लेकर चलते हैं। ठीक, यहां पर देखना डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू पीएम बाई आरटी। प्रेशर कितना है 1 बार या अप्रॉक्स 1 एटीएम ले सकते हैं, और जो मोलार मास है, मोलार मास कितना होगा 64 ग्राम हो जाएगा अगर मॉलिक्यूलर वेट 64 है तो, डिवाइडेड बाई आर ये हो जाएगा 0.0821, और टेम्परेचर कितना 273, ये 273 हो गया। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये 0.0821 इंटू 273, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है ये क्या होता है, ये होता है 22.4। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा 11.2, और ये कितना हो जाएगा 32। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। हम अप्रॉक्स अगर निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, ये 2.8 2.9 समथिंग जाएगा ये। ठीक है, तो ये 2.8 समथिंग आएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, हमारा सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटीएम प्रेशर, व्हाट विल बी द मोलार मास ऑफ द गैस। पहले वाले क्वेश्चन को ही रिवर्स करके पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ डेंसिटी दे दी है और मोलार मास पूछा हुआ है, मतलब m पूछा है, d दिया हुआ है। वैल्यूज रख देते हैं, डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 5.46, प्रेशर कितना दे रखा है बेटा 2, मोलार मास हमें निकालना है, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको ले लेता हूं मैं 1/12, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था तो इसको केल्विन में लिखेंगे, तो 273 ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 300, ये मल्टीप्लाइड बाई 300। अब किसी को लगेगा सर यहाँ पर 0.0821 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि एक्चुअल में ये जब 300 केल्विन है तो 12 से इजीली क्रॉस ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब इजीली डिवाइड हो जाएगा, 0.0821 में लेता तो उसके कैलकुलेशन में टाइम लगता। पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों लिया था, क्योंकि 273 के साथ उसका मल्टीप्लीकेशन 22.4 आता है, ये हमें पता है। ठीक, अब यहां देखना m की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा 5.46 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 25, और ये डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 2।
ठीक है, इस 2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, ये हो जाएगा 2.73। इसमें 25 जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 या 75, 7 बचा, और 25 साथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 175, और 7 हो जाएगा 182, 18 और 25 दूनी 50, और ये कितना हो जाएगा 68। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये 68.25 के नियर बाई आएगा। तो सबसे नियरेस्ट आंसर कौन सा आ रहा है बेटा, सबसे नियरेस्ट वाला कौन सा है, ये फर्स्ट वाला है। क्लियर है, समझ में आया क्या, सीधे बस कैलकुलेशन करना है, नियरेस्ट आंसर तक पहुंचना है बस हमें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द डेंसिटी ऑफ अ गैस एट 5 atm एंड 27 डिग्री सेल्सियस इज 6 ग्राम पर लीटर, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, ट्राई करके देखना खुद से। ठीक है, डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू पी एम बाई आर टी होता है, वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है कितना 6, प्रेशर कितना दे रखा है 5, मोलार मास कितना दे रखा है यही निकालना है। आर की वैल्यू कितना ले लूँ 1/12, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या कर दूँ 300। यहाँ से मोलार मास की वैल्यू आ जाएगी, ये तो कट हो जाएगा कितना 25, तो ये आ जाएगा 6 × 25 डिवाइड बाई 5, कितना हो जाएगा बेटा, एक्चुअल में हो जाएगा 30 ग्राम। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकेंड वाला जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, द डेंसिटी ऑफ गैस ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। ठीक है, तो दो चीजों की डेंसिटी दे रखी, डेंसिटी ए भी है और डेंसिटी बी भी है, दो चीजों की डेंसिटी है। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए की जो डेंसिटी है वो बी के डेंसिटी के 2 गुना ज्यादा है। आगे क्या है, बी एट द सेम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू सेम है, टेम्परेचर तो सेम है। आगे क्या दे रखा है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बी इज ट्वाइस दैट ऑफ ए। जो मॉलिक्यूलर मास जो बी का है वो ए के मॉलिक्यूलर मास से 2 गुना ज्यादा है। तो आगे क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ गैस ए एंड बी विल बी। प्रेशर पूछा है तो डेंसिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं। डेंसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ ए इंटू मोलार मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई आर टी। ठीक है, वैसे डेंसिटी ऑफ बी का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ बी इंटू मोलार मास ऑफ बी अपॉन आर टी। तो ये आर टी और आर टी तो कट जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर क्या है सेम। अब इनकी जो वैल्यूज दे रखी थी वो मेंशन कर देते हैं। डेंसिटी ऑफ ए जो है वो क्या दिया है 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ बी, तो मैं डी ए को क्या लिख देता हूँ 2dB, और ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ बी। यहाँ आगे लिख लेते हैं प्रेशर ऑफ ए अपॉन प्रेशर ऑफ बी। अब मोलार मास ऑफ ए और बी के बीच में भी कुछ रिलेशन लिखा हुआ है। मोलार मास ऑफ बी क्या है 2 टाइम्स ऑफ मोलार मास ऑफ ए, ये लिखा है दिस इज 2 टाइम्स ऑफ मोलार मास ऑफ ए, तो ये भी कट हो जाएगा और यहाँ डी बी भी कट हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये जो पी ए और पी बी का जो रेशो है, ये रेशो कितना निकल कर आएगा बेटा, ये जो 2 है अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो वो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/1, तो रेशो क्या हो जाएगा 4:1। लेकिन आपको हमेशा सीक्वेंस ध्यान देना है, पहले ए दिया था फिर बाद में बी दिया था, तो ए को ऊपर और बी को नीचे लेना है। अगर यहीं पर बी टू ए पूछ लेता तो रेशो 1:4 का हो जाता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अभी तो हो जाएगा कौन सा 4:1। समझ में आ रहा होगा बेटा आपको। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन किसके बारे में है, वेपर डेंसिटी के बारे में। अभी तक हमने डेंसिटी के क्वेश्चन कर रखे थे। वेपर डेंसिटी एक्चुअल में क्या है, वेपर डेंसिटी है ये मोलार मास डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। ठीक है, किसके लिए पूछा है, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल क्या होता है C2H5OH होता है। इसका अगर हम मोलार मास देखेंगे, मोलार मास 2 कार्बन का हो जाएगा 24, 6 हाइड्रोजन है 30, और ये हो जाएगा ऑक्सीजन का 16, हो जाएगा 46/2, तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा 23। वेपर डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी 23, यूनिट नहीं लिखते हम वेपर डेंसिटी में। ठीक है, नेक्स्ट देखना बेटा क्वेश्चन क्या है, द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 2 रिलेटिव टू नाइट्रोजन। ठीक है, आगे क्या दिया, अंडर द सेम कंडीशन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस इज। मॉलिक्यूलर वेट पूछा है तो हमने क्या बोला है, इसकी डेंसिटी जितनी गुना होगी, ठीक है, जो गैस की जो डेंसिटी जितनी गुना होगी उसका मोलार मास भी उतना ही गुना ज्यादा होगा। ठीक है, तो N2 की जो है जो भी डेंसिटी थी इसके 2 टाइम्स ज्यादा क्या है डेंसिटी ऑफ गैस। इसका मतलब है जितना भी मोलार मास ऑफ N2 है, ठीक है, इसी के 2 टाइम्स कौन सा हो जाएगा मोलार मास ऑफ गैस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया
कि मोलार मास ऑफ N2 था 28 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा 56 हो जाएगा बेटा। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 3, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 1। मतलब जो गैस की जो डेंसिटी दे रखी है वो 3 है अगर ऑक्सीजन गैस की 1 है। मतलब ऑक्सीजन के कंपैरिजन में उसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा है। मतलब यहां क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ गैस इज 3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस। मतलब इसका मोलार मास ऑफ गैस विल बी 3 टाइम्स ऑफ मोलार मास ऑफ O2 गैस। तो ये 3 टाइम्स ऑफ मोलार मास ऑफ O2 गैस कितना हो जाता है? 32। तो ये कितना हो जाएगा? 96 ग्राम। लेकिन ये तो मोलार मास होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास हम ग्राम में नहीं दिखाते, या तो यूनिटलेस दिखाएंगे या AMU में दिखाएंगे। तो कितना हो जाएगा? सिर्फ 96 या 96 AMU। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बेटा आपको? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। द वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस X2 इज 48, द एटॉमिक वेट ऑफ द X इज। ठीक है, यहां देखना वेपर डेंसिटी दे रखा है तो मोलार मास तो निकाल सकते हैं X2 का। यहां देखना मोलार मास ऑफ X2 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 48। यही क्या होगा? वेपर डेंसिटी के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मोलार मास ऑफ X2 निकल कर आ जाएगा। मोलार मास ऑफ X2 हो जाएगा 48 इंटू 2, मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 96 ग्राम। इसका 96 ग्राम आ गया मोलार मास। मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना रहा होगा? 96। सिर्फ 96 लिख देंगे। मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 96। किसका? X2 का। मतलब 2x का मिलाकर मास कितना था? 96। 2x का मास था 96। तो एक x का एटॉमिक मास कितना रहा होगा? एटॉमिक वेट पूछा x का। एक x का एटॉमिक मास कितना रहा होगा? ये रहा होगा 48। समझ में आया? तो एक्चुअल में इसका एटॉमिक वेट भी 48 आया, इसकी वेपर डेंसिटी भी 48 थी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, वो डाटा ऐसा है कि दोनों डाटा सेम आ रहे हैं। ठीक, यहां पूरे X2 का नहीं बोला था, सिर्फ x का मास निकालने के लिए बोला था बेटा क्वेश्चन में। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट अब देखते हैं सबसे लास्ट में तीसरा टॉपिक, जिसमें हम क्या सीखने वाले हैं। अगर हमें किसी कंपाउंड का कोई भी मास या वॉल्यूम या उसकी नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखें तो उसके अंदर कितने और मॉलिक्यूल या कितने एटम या कितने किस एटम के कितना मास प्रेजेंट है, ये कैसे निकालेंगे। एग्जांपल के लिए देखना हम सीखने क्या वाले हैं। जैसे यहां दिया है मास ऑफ H2O निकालना है हमें। किसमें? CuSO4.5H2 एक मॉलिक्यूल दे रखा है और उसका मास कितना दे रखा है? 2.495 ग्राम। इसका इतना मास दे रखा है, तो इसमें कितने H2O का मास प्रेजेंट होगा ये निकालना है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट अगर आप इक्वेशन बनाना सीख जाओगे तो आपका टाइम बच जाएगा बेटा। ठीक है, आप इसके नंबर ऑफ मोल निकाल कर वो सारी चीजें तो कैलकुलेट कर सकते हो बाद में। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट यूनिटरी मेथड अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट रिलेशन बनना चाहिए। कैसे देखना? CuSO4.5H2O। ठीक है, CuSO4.5H2O में किसका मास पूछा है? H2O का मास पूछा है। ठीक है, H2O कितने? 5 H2O। जो भी जब एक CuSO4 लेते हैं तो 5 H2O लेते हैं। तो इस पूरे CuSO4.5H2O का कितना मास दे रखा है क्वेश्चन में? 2.495 ग्राम। और इसमें H2O का मास पूछा है कि कितना H2O का मास होगा। तो ये चीज तो क्वेश्चन में दे रखा है। एक रिलेशन आप खुद से बनाओगे इस कंपाउंड के फॉर्मूले को देखकर। कैसे? जब इस कंपाउंड का 1 मोल लोगे तो इसका कितना मास होगा? तो इसका मोलार मास निकालना पड़ेगा। कॉपर का हो जाएगा 63.5, सल्फर का हो जाएगा 32, 4 ऑक्सीजन के हो जाएंगे 64। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 159.5। और 5 H2O के कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 90। तो एक्चुअल में टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 249.5। इसका मोलार मास कितना हो जाएगा? 1 मोल का जब लेंगे तो इसका मोलार मास हो जाएगा 249.5 ग्राम। तो इसमें H2O कितना है? जब पूरे कंपाउंड का मास मैं 249.5 लेता हूं तो इसमें H2O कितना था? 90। 5 मॉलिक्यूल H2O के होने के कारण तो H2O का मास कितना था? 90। समझ में आ रहा है क्या? जब इसमें 249.5 ग्राम होता है तो H2O का कितना होता है? 90 ग्राम। तो अगर ये 2.495 होगा तो ये H2O का मास कितना होगा? समझ में आया? ये अगर आपको इक्वेशन बनाना आ गया तो आपको मोल कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि
वैसे तो ये क्वेश्चन वैसे नंबर ऑफ मोल और वो सब निकालने के बाद भी सॉल्व हो सकता था, लेकिन अगर आपको ये यूनिटरी मेथड कैसे अप्लाई करना है ये क्लियर हो गया तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, कम टाइम लगेगा। ठीक, तो यहाँ देखना क्या किया, समझ में आया। इसका 1 मोल कंपाउंड लेने पर जो भी पूछा था H2O, उस 5 H2 का मास कितना होता है 90, तो 2.495 होने पर कितना मास रहेगा, ये कैंसल आउट कर सकते हो मेरे हिसाब से आप इजीली। ये कितना हो जाएगा, ये 1/100 हो जाएगा, मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90/100, मतलब कितना हो जाएगा 0.9 ग्राम। आंसर निकालना बहुत आसान है बेटा, बस ये इक्वेशन बनाने आपको बननी चाहिए। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक, 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं फिर एमसीक्यूज पर जाएंगे बेटा। यहाँ देखना, नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में H2 वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अगर ये आप आ गया तो कोई स्पेसिफिक एटम वाला मास निकालना तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ देखना, मास ऑफ H2 फिर से पूछा हुआ है, लेकिन ये कंपाउंड का क्या दे रखा है CSO4.2H2O। ठीक है, ये कंपाउंड दे रखा है और इसमें फिर से H2O का मास पूछा है। H2 इसमें कितने थे 2। ठीक है, तो इसका मास दे रखा है 17.2 ग्राम और इसमें जो H2O है उस H2O का मास पूछा है। तो फिर से इसका मोलार मास निकाल लेते हैं। कैल्शियम का कितना हो जाता है 40, सल्फर का कितना होता है 32, 4 ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 64। तो ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा बेटा, ये 6, ये हो जाएगा 136। 2 H2O भी हैं साथ में, 2 H2 हैं तो इसमें 36 और ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 172। तो हमें क्या दिख रहा है, इस कंपाउंड का पूरे 1 मोल का जब हम मास लेते हैं तो इसमें कितना होता है 172 ग्राम होते हैं, और उसमें H2O कितने हैं, जब पूरा कंपाउंड 172 था तो उसमें H2O कितने थे 36। तो उसमें जब 17.2 ग्राम होगा इस कंपाउंड का तो फिर H2O का मास कितना होगा, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 10, मास की वैल्यू हो जाएगी 36/10, ये कितना आ जाएगा 3.6 ग्राम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बेटा। क्लियर हुआ क्या, ये इक्वेशन बनाना अगर आपको आ गया, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हो बेटा। नेक्स्ट फिर से एग्जांपल लेते हैं, देखना क्या दिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2। अब यहां मास देने की जगह पर नंबर ऑफ मोल दे रखा है। ठीक है, तो 6 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3.10H2। यहां देखना Na2CO3.10H2, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखे हैं कितने 6 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। ठीक है, और इसमें H2 के नंबर नहीं, H2 के नंबर ऑफ मोल पूछा है, H2O के नंबर ऑफ मोल पूछा है। तो क्या ध्यान में रखना है बेटा, इक्वेशन बनाते समय यहां जो चीज गिवन है उसकी रिलेशन बनाते समय वही चीज लिखेंगे। कहने का मतलब यहां मॉलिक्यूल का नंबर है तो यहां मॉलिक्यूल का नंबर, यहां जब मोल है तो यहां नीचे मोल ही लिखेंगे। अगर यहां मास था तो नीचे मास ही लिखेंगे, समझ में। ये मास था तो केवल मास लिख रहे थे, ऊपर जो चीज रहेगी नीचे भी वही लिखना है। ऊपर अगर इधर मोल आता तो यहाँ मोल लिखते, यहाँ मास है तो यहाँ मास, यहाँ वॉल्यूम है तो यहाँ वॉल्यूम, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है। तो इक्वेशन बनाते समय यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे तो यहाँ 1 मोल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिख देंगे, इसके 1 मोल के लिए डाटा लिख देंगे। इसके 1 मोल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब इसमें जब इसके 1 मोल लेते हैं तो H2O के कितने नंबर ऑफ मोल होते हैं 10। ठीक है, जब इस पूरे मॉलिक्यूल का जब हम 1 मोल लेते हैं तो H2O के जो नंबर ऑफ मोल होते हैं कितने होते हैं 10 मोल होते हैं। समझ में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, समझ में आ गया बेटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ मैंने मोल क्यों लिखा, क्योंकि H2 के नंबर ऑफ मोल पूछे थे। अगर H2 के मास पूछता तो मैं यहाँ H2 का मास लिखता, अगर H2 का वॉल्यूम पूछता तो यहाँ मैं H2 का वॉल्यूम लिखता। क्लियर हो रहा है क्या। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है बेटा, इक्वेशन बनाते समय मॉलिक्यूल के नीचे मॉलिक्यूल ही आना चाहिए, मोल के नीचे मोल आना चाहिए, मास के नीचे मास आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ तो ये क्रॉस ऑफ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10⁻3 और नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, ये 10 इधर आ जाएगा ऊपर और ये 10⁻3, तो एक्चुअल में क्या आ जाएगा 10⁻⁻2 मोल्स। समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 कितने हो जाएंगे 10⁻⁻2। कैसे इक्वेशन बनाना है, क्लियर हुआ बेटा। अब कुछ MCQs ट्राई करते हैं, हमने जो अभी कंसेप्ट सीखा है उसी पर बेस्ड। नेक्स्ट क्या है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मास पूछा है और उसमें O2 के मोल दे रखे हैं, O के नहीं,
O2 के मोल दे रखे हैं, यहां देखना H2SO4 में O2 के लिए कुछ डाटा दे रखा है। H2SO4 का मास पूछा है, प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कितना मास होगा सल्फ्यूरिक एसिड का वो पूछा है। O2 के लिए कितना दे रखा है, O2 का कितना होना चाहिए 1 मोल, ठीक है। तो इसके H2SO4 के 1 मोल के लिए रिलेशन लिख लेते हैं। यहां मास दिया है तो यहां मास ही लिखेंगे बेटा, इसका मोलार मास, ठीक है। इसका मोलार मास कितना होता है, ये होता है 98 ग्राम। तो इस 98 ग्राम में O2 बोला है, हाँ बेटा, ऑक्सीजन तो 4 हैं लेकिन O2 कितने होंगे, 2। 2 O2 लेने पर क्या हो जाएंगे, टोटल ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहां पर O2 के 2 मोल प्रेजेंट होते हैं अगर H2SO4 का पूरा 1 मोल कंपाउंड लेते हैं, बट उसका मास लिखेंगे क्योंकि यहां ऊपर मास है, यहां मोल था तो यहां मैं मोल लिख रहा हूं, किसके, O2 के, सिर्फ O एटम के नहीं, O2 के, ठीक है। O2 वाले कितने हैं, 2 O2 होंगे तब जाके O4 हुआ रहा होगा ये। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 98/2, मतलब कितना आ जाएगा 49 ग्राम। क्लियर हुआ, समझ में आ गया बताइए, समझ में आया क्या। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पूछा है द मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ P4O10, P4O10 लेने पर किसका पूछा है, ऑक्सीजन का मास पूछा है। ऑक्सीजन कितने होते हैं इसमें, 10 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें क्या दे रखा है, इसके मोल दे रखे हैं, इसका 0.5 मोल दे रखा है, और वहां पर क्या पूछा है, ये मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा ये पूछा है। तो नीचे मोल दिया है तो नीचे मोल लिखेंगे, यहाँ मास दिया है तो नीचे ऑक्सीजन का मास लिखेंगे, ठीक है। तो इस कंपाउंड का कितने ले लेंगे, 1 मोल, हमेशा 1 मोल का डाटा बनाएंगे, 1 मोल का डाटा लिखेंगे जब भी हम इक्वेशंस बनाएंगे तो, ठीक है। तो ये P4O10 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मोल, और यहाँ ऑक्सीजन का मास निकालना है, तो इसमें कितने ऑक्सीजन है, 10, तो 10 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 10 × 16। समझ में आ गया होगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। यहाँ मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा, इधर हो जाएगा 0.5 × 10 इंटू कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 80 ग्राम। समझ में आ गया, ये क्लियर हुआ क्या। यहाँ मोल दे रखा था P4O10 के, तो नीचे इक्वेशन बनाते समय इसका मोल ही लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ मास दिया रहता है तो इसके 1 मोल का मास लिख देते, यहाँ वॉल्यूम दिया रहता है तो इसके 1 मोल का वॉल्यूम लिख देते, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, करेक्ट आंसर कौन सा आ गया बेटा, ये सेकंड वाला ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है देखना, इफ 10 moles of ZnSO4.7H2 are taken, find the total mass of water present। हमें मॉलिक्यूल दे रखा है कौन सा, ZnSO4.7H2O, ठीक है, और उसमें ये जो H2 है इसके कितने मोल प्रेजेंट होते हैं ये निकालना है, ठीक है। फाइंड मास निकालना है, मोल किसके दे रखे हैं, इसके दे रखे हैं, इसके दे रखे हैं 10 मोल, और H2 का क्या निकालना है बेटा, इसका मास निकालना है। तो अगेन यहां मोल दे रखा है तो इस पूरे कंपाउंड के 1 मोल की वैल्यू लिखेंगे, यह मास दिया रहता है तो इसके 1 मोल कंपाउंड का मास लिखते, ठीक। यहाँ 7H2, बट यहाँ मास पूछा है तो नीचे 7H2 का मास लिखेंगे, इसके 1 मोल कंपाउंड के अंदर 7H2 जो है वो 7H2 का मास लिख देंगे, तो एक H2 का होता है 18, 7 H2 के हो जाएंगे 18 × 7। तो यहाँ मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 18 × 7 इंटू ये रह गया 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1260 हो जाएगा, 1260 ग्राम। तो 1260 ग्राम कौन सा आ रहा है बेटा, ये फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। कैसी इक्वेशन बना रहा है, समझ में बनाना है, क्लियर हो रहा है क्या बेटा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे क्या, यहाँ देखना क्या है, डिटरमाइन द मास ऑफ वाटर लॉस्ट व्हेन 402 ग्राम ऑफ CaCl2.5H2 इज हीटेड टू रिमूव ऑल वाटर। इसको हीट करने पर वाटर रिमूव होगा, मतलब एक्चुअल में निकालना है कि इसके जब 402 ग्राम लेते हैं तो उसमें कितना वाटर प्रेजेंट है, जितना वाटर प्रेजेंट होगा उतना ही तो लॉस होगा, ठीक। तो इक्वेशन खुद से बना सकते हो क्या, यहाँ देखना CaCl2.5H2 यही है, 5H2 है इसमें, इसके कितना दे रखा है 402 ग्राम दे रखा है, और इस 402 ग्राम में जितना H2 होगा उतने का ही तो लॉस होगा, तो इसका जो मास है ये निकालना है। अब इसके 1 मोल के लिए यहाँ मास लिख दोगे क्योंकि ऊपर मास है,
वहां पाई 1 मोल में 5H2 है, तो यहाँ 5H2 का मास लिख दोगे, क्योंकि हम H2O का मास है, दोनों जगह मास लिख देंगे। इसका 1 मोल कंपाउंड लेने पर कैल्शियम का कितना होता है 40, 2 क्लोरीन का होता है 71, और 5H2O का कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 90। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 201। तो इसका जब 201 ग्राम लेते हैं, 1 मोल कंपाउंड लेते हैं, तो एक्चुअल में H2 कितना प्रेजेंट है, 90 प्रेजेंट है, 90 ग्राम प्रेजेंट है। क्लियर हुआ क्या? तो यहाँ से तो समझ में आ गया होगा, ये 2 टाइम्स कट हो गया, मास की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 90 कितना हो जाएगा, ये 180 ग्राम हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बेटा, ये सेकंड वाला ऑप्शन है। ठीक, सिमिलर क्वेश्चन और करते हैं बेटा। नेक्स्ट देखना क्या दिया है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Na2CO3.10H2 आर नीडेड टू प्रोवाइड 54 ग्राम ऑफ वाटर। हमें बोल रहा है कितना Na2CO3.10H2O का मास लेना पड़ेगा, इसका मास पूछा है बेटा। ठीक है, H2O का कितना मास है, इसमें टोटल होते हैं 10H2O, बट उसमें मास कितना दे रखा है, इसमें होता है 54 ग्राम। 54 ग्राम H2 है, तो इस Na2CO3.10H2 का कितना मास रहा होगा ये पूछा है। तो इसके अगेन रिलेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ मास दिया है तो यहाँ 1 मोल कंपाउंड का मास लिख लेंगे और वहाँ टोटल H2O का मास लिख लेंगे। इसका 1 मोल लेने पर 2 Na के कितने होते हैं बेटा 46, कार्बन का होता है 12, 3 ऑक्सीजन के होते हैं 48, ये टोटल हो जाता है 106। 10H2 का मास कितना हो जाएगा 180, तो ये कितना हो जाएगा 286। तो जब टोटल इसका 1 मोल लेते हैं तो इसका मास कितना होता है 286 ग्राम होता है, और इसमें 10H2 का मास कितना है 180। ठीक है, तो ये हो जाता है 180 ग्राम, ये ऐसा कुछ। तो मास की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपके, ये हो जाएगा 54 अपॉन 180। ठीक है, 186 नहीं है बेटा, ये 180 है, और ये है 286। ठीक है, 18 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा ये 10, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले को, तो ये कितना हो जाएगा 3 छक 18, 1 बचा 24, 25, 2 बचा 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा कितना 8 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 85.8 ग्राम आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या बेटा? बस ये इक्वेशन बनाना अगर आपको आ गया तो सारे इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ बेटा? देखना थोड़ा सा इसमें वेरिएशन यूज करते हैं, थोड़ा परसेंटेज वाली चीज सीखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ x if 37% mass of Na2CO3.XH2O is present in anhydrous Na2CO3। ठीक है, ये एनहाइड्रस होता है बेटा, एक्चुअल में एनहाइड्रस कहने का मतलब जब सारे H2O बाहर निकलकर चले जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान देना, यहाँ क्या दिया है, इज प्रेजेंट इन एनहाइड्रस Na2CO3। Na2CO3 का मास कितना दे रखा है 37%, ये क्या है 37%। पूरा मॉलिक्यूल कौन सा है, पूरा मॉलिक्यूल है Na2CO3.XH2। कितने H2O हैं हमें नहीं पता अभी। ठीक है, बट Na2CO3 का परसेंटेज, अगर Na2CO3 के मास का परसेंटेज 37% था, तो ये जो XH2O है इसके जो मास का परसेंटेज वो रहा होगा कितना बेटा 100 माइनस 37, मतलब ये कितना रहा होगा 63%। ये क्या परसेंटेज बोल रहे हैं हम, समझ में आ रहा है क्या बेटा, कि ये बोल रहा है कि इसके टोटल मास में एनहाइड्रस Na2CO3 मतलब H2 को हटाने के बाद इसका जो मास रहा होगा ये 37% है, तो जो H2 रहा होगा वो 100 से माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 63%, मतलब H2 था। इसके टोटल मास में H2 का परसेंटेज 63 था और Na2CO3 का परसेंट 37 था। अब आगे हमें x निकालना है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखना बेटा। अब हम क्या करेंगे, Na2CO3 के साथ H2O की इक्वेशन बना देंगे। ठीक है, या XH2O की इक्वेशन बना देंगे। किसी को लग रहा होगा सर हम पूरा अभी तक सारे कंपाउंड ले रहे थे, सारे कंपाउंड में Na2CO3.XH2O वो क्यों नहीं लिख रहे हैं, वो भी बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आसान पड़ेगा बेटा। आप पूरे इसके साथ भी इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, आप Na2CO3.XH2 के साथ भी इक्वेशन बना सकते हो, लेकिन यहाँ x की वैल्यू नहीं पता तो x बार बार आ जाएगा। ठीक है, बट इससे भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, इससे दिक्कत होगी ऐसा नहीं है। तो मैं Na2CO3 को अलग कर रहा हूँ और XH2 को अलग कर रहा हूँ। यहाँ देखना हमें क्या बोल रहा है, जब इसका 100 ग्राम मास रहेगा तो इसका 37% मतलब 37 ग्राम इसके हो जाएंगे और इसके कितने हो जाएंगे 63 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके Na2CO3 का 37% होता है, मतलब अगर मैं इसको 37 ग्राम मानूं तो H2O का कितना हो जाएगा 63 ग्राम, ये होगा। क्लियर हो रहा है क्या?
ये जो परसेंटेज था उसी को हमने मास मान लिया, जो मास परसेंट उसी को मास लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बेटा। ठीक है, 37% 37 ग्राम, वो H2O का 63% 63 ग्राम। Na2CO3 का मास देखना है कितना होता है, इसके 1 मोल का मास लेने के बाद कितना होता है ये होता है 106। अभी थोड़ी देर पहले ने पिछले वाले क्वेश्चन में भी कैलकुलेट किया था, ये होता है 106 ग्राम। वो कितना हो जाएगा, XH2 है, एक H2 का होता है 18, तो XH2 का क्या हो जाएगा 18 इंटू एक्स। ठीक, अब यहाँ देखना, इसको डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी देखना बेटा, x इधर मैं ट्रांसफर कर दूँ, ये हो जाएगा 63 इंटू 106 डिवाइडेड बाई 18 इंटू कितना हो जाएगा 37। ठीक है, अब यहाँ देखना अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन होगा क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलेंगे बेटा आपके। ठीक है, यहाँ क्या मैं करूँ, ये अप्रॉक्स 6 टाइम्स जाएगा, 18 एक्चुअल में होता है कितना 108 होता है, 106 को मैं अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम्स कट कर दे रहा हूँ। वैसे 6 को 37 है तो 36 लेकर ये 6 टाइम्स कट कर दे रहा हूँ, और 63 डिवाइड बाई 6 अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, ये 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन सी आ जा रही है यहाँ, एक्स की वैल्यू 10। ठीक है, यहाँ देखना बेटा, मैंने आंसर तक जल्दी पहुंचने के लिए थोड़े अप्रोक्सीमेशंस लिए हैं, क्योंकि आप एग्जैक्ट आंसर निकालने चले जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा इसमें। ठीक, बट नियरेस्ट आंसर निकालना है हमें। ठीक है, तो नियरेस्ट आंसर कौन सा आ रहा है, 10 आ रहा है। क्लियर हुआ। तो यहाँ इक्वेशन बनाते समय मैंने NO2CO3 को अलग कर दिया, XH2 को अलग कर दिया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा ही कंपाउंड लेना जरूरी है, हम इसका कोई भी एक एटम के साथ इक्वेशन बना सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ इक्वेशन बना सकते हैं, सिर्फ Na2CO3 के साथ इक्वेशन बना सकते हैं। क्लियर हुआ। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपके सॉल्व करने के लिए कुछ होमवर्क मैं छोड़कर जा रहा हूं बेटा आपके लिए। ठीक है, इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर लेक्चर के नोट्स के साथ ही मिल जाएगा एंड पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन डेंसिटी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कौन सा है बेटा, फिर से डेंसिटी वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट तीसरा वेपर डेंसिटी वाला क्वेश्चन है, और नेक्स्ट है कौन सा, ये है जैसे हमने अभी मास वाली इक्वेशन बनाना सीखा था उसके लिए क्वेश्चन है, और ये है सबसे लास्ट, ये भी अभी जो पढ़ाया हुआ है उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन है मास ऑफ H2 निकालने वाले। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद से पहले ट्राई करना बेटा, जब एक बार सॉल्व हो जाए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसके सॉल्यूशंस चेक कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में हमने 3 चीजें पढ़ी है। एक पढ़ा डेंसिटी, कौन सा पढ़ा, फॉर्मूला PM/RT। दूसरा पढ़ा वेपर डेंसिटी जिसका फॉर्मूला था मोलार मास बाई 2। और तीसरा कौन सा पढ़ा, इक्वेशन कैसे बनाते हैं अगर एक पूरे कंपाउंड के मास में उसके अंदर के कोई मॉलिक्यूल या उसके अंदर के किसी एटम के मास के बारे में कुछ निकालना है तो। क्लियर हो गया बेटा। आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास वाले कंसेप्ट के साथ मिलेंगे, ढेर सारे MCQs के साथ। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं बेटा। थैंक यू, बाय।